MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप रिपब्लिक भारत पर मेरे साथ देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। आज सबसे पहले बात होगी नूह हिंसा की। आखिर क्यों हिंसा का एपिसेंटर नूह ही बनता है? जो जानकारियां आप देखेंगे, जो सबूत हमारे पास हैं, वो आपकी आंखें खोल कर रख देगा। उसके बाद बात करेंगे पानी के लिए बिलबिलाए पाकिस्तान की, जो पिछले 3 दिनों में 3 बार गीदड़ भभकी दे चुका है। फिर आपको सीधे SIR पर छिड़ी जंग और विपक्ष को जनता से मिल रहे जवाब दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं नूह। कहते हैं कि जब छोटी छोटी बातों पर समाज जलने लगे तो इंसानियत राख हो चुकी होती है। वरना कभी किसी ने यह सोचा होगा क्या कि गाड़ी की पार्किंग की बात इतनी बढ़ जाएगी कि सड़क पर आग होगी और खून बहने लगेगा? लेकिन सवाल है कि क्या यह खबर इतनी बड़ी है? क्या यह हिंसा के पीछे सिर्फ पार्किंग विवाद है? तो जवाब है कि नहीं, हिंसा हुई नहीं, हिंसा कराई गई। नेताओं के इशारे पर भीड़ भड़काई गई, युवाओं के दिमाग में बारूद भर दिया गया। कहते हैं कि जब नेता नफरत बोता है ना, तो फसल इंसान नहीं, लाशें होती हैं। इससे हमको संभल कर रहने की जरूरत है। यह धार्मिक नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए हमारी पीढ़ियां बर्बाद कर देंगे, आपकी पीढ़ियां बर्बाद कर देंगे। इनसे हमको खबरदार रहने की जरूरत है। आप बताइए, ये लोग राष्ट्रवाद की आड़ में देश विरोधी गैंग चला रहे हैं कि नहीं? भारत में रहकर अपने ही देश को खोखला करने की साजिश कर रहे हैं कि नहीं? क्या कारण है कि इसी क्षेत्र विशेष में हिंसा होती है? 2023 में जो हिंसा हुई ना, उसका एपिसेंटर भी नूह में ही था। जो नेता सौहार्द के नाम की बात करते हैं, जो नेता सौहार्द की बात बार बार अपने जुबान से लेते हैं, वो बताएं कि क्या शांति और सौहार्द की जिम्मेदारी सिर्फ एक पंथ या एक समुदाय की है? सबकी नहीं है क्या? इसलिए रुकिए, सोचिए कि इन रहनुमाओं के झांसे में आकर हम क्या कर रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो सब बर्बाद हो जाएगा। इनके बहकावे में अगर आ गए तो हम अपनी पीढ़ियां जला देंगे। इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं, आप खुद सोचिए। अब की बार के हिंसा का आरोपी 2023 में हिंसा का आरोपी था, मतलब तब भी उसने हिंसा की थी, और वही शख्स अब भी हिंसा कर रहा है। इनका यही धंधा है, इनका यही कारोबार है, इसी के लिए इनकी फंडिंग होती है। मैं तो अपनी बात करूंगा, संविधान के दायरे में रहकर बात करता है और करता रहूंगा। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी जो मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा बनते हैं, जो हर बार हिंसा भड़काने वाले कुछ मुसलमानों के पक्ष में आकर यही कहते हैं कि संविधान सबसे ऊपर है, मुसलमानों के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। आज ओवैसी जैसे उन तमाम मुसलमानों को यह तस्वीर देखनी चाहिए। एक गांव में ऐलान कर दिया कि भाई इस्लाम खतरे में है, और क्या नाम है, सब मुसलमान भाई आ जाओ, हिंदू मुसलमान झगड़ा हो गया है। आगजनी करते उपद्रवी। जली हुई बाइक आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसको कल उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। पत्थरबाजी की ये तस्वीरें। ये देखिए, पत्थर के सबूत आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। सड़क पर झुंड में उपद्रव करते ये लोग। जिस बोतलों का इस्तेमाल किया गया हमला करने के लिए, वो बॉटल्स आपको इस तरीके से जगह जगह पर पड़ी हुई आपको नजर आ जाएगी। ये सब वो सबूत हैं जो ये बताते हैं कि जो लोग देश की बात करते हैं, राष्ट्रवाद का झंडा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि कैसे ये सब कुछ चल रहा है, कैसे एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है,
कैसे उन्माद फैलाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, लोग ये कह रहे हैं, नेता ये कह रहे हैं, जो सबसे बड़े रहनुमा बनते हैं लोगों के, वो हिंसा भड़का रहे हैं। मस्जिद से ऐलान किया जा रहा है कि आओ खड़े हो जाओ, बचाओ धर्म खतरे में है। आपको इनसे और हमें आगाह रहने और करने की जरूरत है। फिर आग लगाई यहाँ में लूट के नहीं पत्थर। अब तुम देखो ऊपर जा कहाँ से पत्थर लगा, यहीं से पत्थर दिख रहा, जा पत्थर ना ये कांच पड़ो सारो हूँ। कांच फेंका दुकान उनका, दोनों उनका। ये तस्वीर हरियाणा के नूह की है, जहां 2 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वक्त भी अगस्त के आसपास का ही था। 2023 में 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा के दौरान दंगा भड़का था। इस दौरान 2 गुटों में हुए टकराव के बाद 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी गई थी। पुलिस पर भी पथराव किया गया था। वैसे ही कुछ हालात 2 साल बाद फिर बन गए हैं। चश्मदीदों का कहना है कि मस्जिद से आवाज आई थी, लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा गया था, यह ऐलान किया गया था कि इस्लाम खतरे में है। यहां तक कि हथियार लेकर सड़क पर उतरने की अनाउंसमेंट मस्जिद से भी की गई थी। इसके बाद पूरा नूह हिंसा की आग में जल उठा। मस्जिद में ऐलान कर दिया, मस्जिद से कि भाई इस्लाम खतरे में है और क्या नाम है, सब मुसलमान भाई आ जाओ, हिंदू मुसलमान झगड़ा हो गया। अनाउंसमेंट ऐसा हो रहा, कट्टा लेके आ जाओ, हाजीपुर के हो और बॉर्डर पे आ जाओ, यहाँ झगड़ा हो रहा है। ऐसे हो रहा था क्या अनाउंसमेंट? हो रहा था। कहाँ से हो रहा था? यहीं से हो रहा था। सुन रहे हम, खेत पे से सुन रहे हम, बिल्कुल अनाउंसमेंट हुआ, कट्टा और लाठीन लेके आ जाओ, हाजीपुर का सब झगड़ा हो रहा है। तो ये मुंडका के स्थानीय लोग हैं। बताया जा रहा है कि यह विवाद बेहद छोटी सी बात पर शुरू हुआ था। वजह थी केवल कार पार्किंग, जिसके बाद 2 समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। इनके बीच जो विवाद खड़ा हुआ, वो आग ऐसी फैली कि पूरा नूह जलने लगा। बताया जा रहा है कि गांव में जाने वाले रास्ते पर इसरा नाम का शख्स डंपर खड़ा करके शराब पी रहा था। इससे गांव के अंदर जाने वाला रास्ता ब्लॉक हो रहा था। इसी कारण से समय सैनी नाम के युवक ने इसरा से डंपर हटाने को कहा। बस समय का इतना बोलना था कि इसरा ने उस पर शराब की बोतल से हमला कर दिया। आरोप तो यहां तक है कि इसरा ने महिलाओं के साथ भी मारपीट की। लेकिन पीड़ित पक्ष का कहना है कि यह पूरी हिंसा सुनियोजित है, सब कुछ प्लानिंग के साथ हुआ है। इन्होंने नूह को हिंसा की आग में जलाने की पूरी योजना बना रखी थी। यह बदले की साजिश है, क्योंकि आरोपी 2023 की हिंसा में शामिल था। इनकी जो जहर भरा हुआ है, 2023 में हमारे नूह नल्लर मंदिर से जो झगड़ा हुआ था हिंदू और मुसलमान का, इन उस झगड़े में इनके लोग शामिल थे, झगड़े करवाने में। नूह में मंदिर में जो पथराव हुआ है नूह में, इन्होंने इसलिए हम लोगों को टारगेट किया। 2023 में जो हुआ उसका बदला लेने की कोशिश आप? उसका बदला ये झगड़े में थे वहाँ नूह में। पीड़ित पक्ष के आरोप हिंसा के सीसीटीवी फुटेज से और पुख्ता होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो फुटेज सामने आई है उसमें उपद्रवी हाथों में डंडे और पत्थर लिए सड़क पर उपद्रव मचाते दिख रहे हैं। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो लाठी डंडे और पत्थरबाजी करते हंगामे को और बढ़ाते जाते हैं। और इसके पीछे की वजह मस्जिद से हुई अनाउंसमेंट को माना जा रहा है। देखिए, ये मस्जिद आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी मस्जिद में आप स्पीकर लगे भी देख रहे हैं। आरोप ये है कि इस मस्जिद से अनाउंसमेंट की गई कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और उसके बाद तस्वीरें देखी कि 1.5 घंटे तक जो उपद्रव होता रहा। ये वो लोग हैं जो राष्ट्रवाद की आड़ में देश विरोधी गैंग चला रहे हैं, भारत में रहकर अपने ही देश को खोखला करने की साजिश रच रहे हैं। नूह को बार बार हिंसा की आग में सुलगाने वालों को बेनकाब करने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम उस छत पर भी पहुंची जहां से पत्थर बरसाए जा रहे थे। वहां छत पर जो उपद्रवियों के खिलाफ सबूत मिले, वो कई सवाल खड़े करते हैं। बीच बीच में बॉटल जो है वो आपको यहाँ पर पड़ी हुई नजर आ जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से बॉटल है, लेकिन इस बॉटल के अंदर भी देखिए कुछ है। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कुछ जलाया और शायद उसको अंदर डालो। अगर क्या इन्हीं पत्थर और ईंट का इस्तेमाल किया गया नीचे पथराव करने के लिए, सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं आसानी से अपने हाथ में ले सकता हूँ। तो जो एलिगेशंस लग रहे हैं कि छतों से पथराव हुआ, तो क्या इन पत्थरों का इस्तेमाल जो है वो किया गया नीचे पथराव करने के लिए? उपद्रवियों ने नूह को कैसे सुलगाया, इससे पर्दा अब उठने लगा है। लेकिन सवाल 2023 में भी वही थे जो आज भी हैं।
सवाल ये कि आखिर कौन है जो नूह को बार बार सुलगा रहा है। सवाल ये कि देश विरोधी गैंग को फंडिंग कहां से आती है। सवाल ये भी कि क्या हथियारों की सप्लाई इस गैंग को दुश्मन के विरोधी धरती से हो रही है। इन सवालों के जवाब और हिंसा को भड़काने वालों के खिलाफ तमाम सबूतों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इन्हीं के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है। अब तक 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अगर कोई असामाजिक तत्व कानून को अपने हाथ में लेता है, इसमें कोई सोशल मीडिया पे या बाकी और माध्यम से भड़काने की कोशिश करता है, कुछ फालतू की बात करता है, तो फिर कानून और प्रशासन अपना कार्रवाई भी करेगी। 15 अगस्त से पहले देश का माहौल खराब करने की कोशिश को पुलिस ने वक्त रहते शांत कर दिया, लेकिन ये देश विरोधी गैंग जिस तरह से बार बार नूह को टारगेट पर लेकर हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। इसलिए राष्ट्रवाद की आड़ में देश का माहौल खराब करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि देश के हर नागरिक के लिए राष्ट्र सर्वोपरि था, है और रहेगा। याद रखिए कि गाड़ी, जमीन, पार्किंग ये सब बाद में है। पहले देश है, पहले है समाज, पहले है भाईचारा। अगर हम अपने ही घर के आंगन में आग लगाएंगे तो राष्ट्र सर्वोपरि का सपना सिर्फ दीवार पर लिखा नारा बनकर रह जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। एक बात बताऊं, सच में घोर कलयुग चल रहा है। मतलब जो अपना देश नहीं बचा पाया वो आधी दुनिया को डुबोने का सपना देख रहा है। पाकिस्तान की धमकियां गीदड़ भभकियों का साउंड ट्रैक बन चुकी है। हर नए एपिसोड में वही पुराना म्यूजिक, बस चेहरे बदल जाते हैं। कभी बिलावल आता है तो कभी मुनीर सुनाता है तो कभी शहबाज। तीनों बारी बारी भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। आप बताइए, IMF के लोन पर चलने वाली अर्थव्यवस्था जब भारत को धमकी दे तो ऐसा लगता है कि कोई आदमी साइकिल पर बैठकर F1 रेस जीतने की बात कर रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरानों के मुंह से धमकी वैसे ही लगती है जैसे बच्चों के हाथ में पटाखा दे दिया गया। हालांकि ये पाकिस्तानी हुक्मरानों की एक सोची समझी चाल है। पाकिस्तान के अवाम की आंख में धूल झोंकने की कोशिश है। जब देश की आवाम, जब पाकिस्तान की आवाम परेशान हो, जब देश में महंगाई हो, जब देश में बदहाली चरम पर हो, तब एक नया बयान लॉन्च कर दो हिंदुस्तान के खिलाफ, ताकि लोगों को लगे कि देखो कुछ तो हो रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान की धमकियां चाय की प्याली जैसे हैं, जो गर्म तो बहुत हैं लेकिन उसकी गर्माहट चंद मिनटों में खत्म हो जाती है। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। तारीख 10 अगस्त, अमेरिका से मुनीर की गीदड़ भग। तारीख 11 अगस्त, बिलावल भुट्टो ने गला फाड़ा। मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते ही नहीं हैं। तारीख 12 अगस्त, पानी से तड़पा शहबाज शरीफ। पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। 3 दिन और 3 पाकिस्तान के बड़े नेताओं की धमकी। समझ रहे हैं ना कि कितना तड़प रहा है पाकिस्तान। यह भारत का बदला है जो 1-2 दिन नहीं सदियों तक याद रहता है। गला सूख रहा है, दम निकला जा रहा है, भीख मांग कर देश का काम चल रहा है और जुबान से एटम एटम चिल्ला रहा है। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा।
भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द करने का केवल ऐलान ही किया था कि भुट्टो की चीख निकल गई, लेकिन जब डैम बंद किया तो तेवर भी नरम हो गए। मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते ही नहीं हैं। तो अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है, और ये ऐसे जंग है जो आप जरूर हारेंगे। दो बयान और दोनों में अंतर तो समझ रहे हैं ना। बिलावल भुट्टो के तेवर नरम हो गए हैं, चीख कम हो गई है। सिंधु जल समझौता रद्द करने पर चीखने वाला भुट्टो, उसके गले से आवाज निकलनी बंद हो गई है, लेकिन गीदड़ भभकी अभी भी जारी। अब तो बचाओ बचाओ चिल्लाने वाला शहबाज फिर से भारत के खिलाफ जहर उगलने लगा है कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। भारत की तरफ से 1960 के सिंधु जल समझौते को अस्थायी रूप से निलंबित करने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। शहबाज शरीफ तो खुदाए बरतर की कसम दे रहे हैं। इस बीच भारत ने जम्मू कश्मीर के सिंधु गांव के पास चिनाब नदी पर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी। पाकिस्तान को डर है कि इस प्रोजेक्ट से भारत पानी रोक सकता है और उसके कृषि, सिंचाई और बिजली उत्पादन पर गंभीर असर पड़ेगा। हालांकि भारत का रुख साफ है, ये प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय मानकों और भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है। पाकिस्तान की चिंता इस तथ्य से भी बढ़ रही है कि सतलज, ब्यास और रावी नदियों का नियंत्रण पहले से ही भारत के पास है और अब सिंधु बेसिन की भी अन्य नदियों पर भी भारत सक्रिय हो गया है, तो उसका पानी संकट गंभीर हो जाएगा। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनकी कमजोरी और उनके ऊपर पाकिस्तान सेना का जो प्रेशर है वो बताता है। भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है अपना स्टैंड। बयानों का भारत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारत की जो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है वो लगातार जारी रहेगी। दरअसल सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों से पाकिस्तान का 80% सिंचाई और कृषि उत्पादन होता है। यही नदियां उसकी 70% पानी की जरूरतें पूरा करती हैं। पानी रुकने की स्थिति में खरीफ और रबी दोनों सीजन में बुवाई और कटाई पर असर पड़ेगा। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में पीने के पानी की कमी हो जाएगी। टेक्सटाइल सेक्टर, जो पाकिस्तान के कुल निर्यात का 60% हिस्सेदारी रखता है, वो भी गंभीर रूप से प्रभावित होगा। पाकिस्तान की 33% बिजली हाइड्रो पावर से आती है, जिस पर असर पड़ेगा। अब पिछले 48 घंटे में 3 पाकिस्तानी नेताओं की गीदड़ भभकी बता रही है कि पाकिस्तान प्यासा तड़प रहा है, लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि भारत के हक का एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। सिंधु समझौता रद्द, सिंधु का पानी हमारा है, वो भारत के किसानों के सूखे खेतों की प्यास बुझाएगा। मुद्दा सिंधु का पानी नहीं है, मुद्दा तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। इस तरह की बकवास उनको नहीं करनी चाहिए। आप एक मुल्क के वजीर आजम हैं, आप एक कुछ तो खैर आपको उसका पासो लिहाज नहीं होगा, मगर इस तरह की आप जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम पे कोई असर नहीं करेगा। ओवैसी ने शहबाज को ऐसा आईना दिखाया कि ऑपरेशन सिंदूर में तबाही की यादें ताजा हो गई होंगी। ओवैसी का यह जवाब न सिर्फ करारा था, बल्कि इसमें भारत की सैन्य ताकत का वो आत्मविश्वास झलक रहा था जो पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी को पल भर में धूल चटा देता है। पाकिस्तान की धमकी भी अब व्हाट्सएप मैसेज के जैसी हो गई है, जिसकी डिलीवरी बस नई नहीं होती है, लेकिन कंटेंट वही पुराना होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बिहार ले चलेंगे,
बिहार की यात्रा पर चलिए। आपको पता ही है कि बिहार की जनता को साधना आसान नहीं है, इसलिए नेताओं को बड़े जतन करने होते हैं। चुनाव नजदीक हैं तो इसी में पूरा सत्ता पक्ष और विपक्ष लगा हुआ है, क्योंकि बिहार का वोटर मोबाइल नेटवर्क से भी तेज है। हवा बदलने से पहले ही पकड़ लेता है कि सिग्नल किस ओर से टावर आ रहा है। अब लगे हाथ तेजस्वी भी कई कोशिशें कर रहे हैं इसमें, एक के बाद एक नाम लेकर नए नए सबूत लेकर आ रहे हैं, नए ईपीआईसी नंबर लेकर आ रहे हैं, एसआईआर पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जनता कह रही है कि वोटर लिस्ट के आड़ में असल मुद्दे कहीं छुप तो नहीं रहे, क्योंकि ये वही इंडी ब्लॉक है जो जनता का हितैषी तो बन रहा है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सबसे पहले भागम भाग इन्हीं में मचती है, सबसे पहले इन्हीं में टूट हो जाती है। इसलिए जनता पूछ रही है कि वोटर की अधिकार यात्रा तो ठीक है, लेकिन यह है किसकी? कांग्रेस की यात्रा है, आरजेडी की यात्रा है कि क्रेडिट की यात्रा है? विपक्ष की ये जोड़ी वैसी है जैसे शादी में डीजे और ढोल वाले होते हैं, दोनों खूब शोर मचाते हैं, लेकिन बाद में दोनों आपस में लड़ते हैं कि किसकी कितनी कमाई हुई है, किसके हिस्से में कितना क्रेडिट जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? मुझे ज्यादा फायदा हुआ तो मुझे ज्यादा फायदा हुआ। 17 तारीख को तो हम लोग जा ही रहे यात्रा पर, राहुल जी हम लोग सब लोग, और जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या माहौल है। 3 हफ्तों में लालू के लाल और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस बात को 2 बार दोहरा चुके हैं कि वो बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। इस बार उन्होंने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की आड़ लेकर ये बयान दिया। तेजस्वी यादव ने अपने एक बयान से 2 निशाने साधे हैं। पहला ये कि ये बयान उनकी रणनीति का हिस्सा है, जिससे वो चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाना चाहते हैं, और दूसरा ये कि इस यात्रा के जरिए एसआईआर के मुद्दे को बिहार विधानसभा चुनाव तक बनाए रखने की कवायद माना जा रहा है। साफ है, राहुल गांधी की 17 अगस्त से शुरू होने वाली बिहार यात्रा से पहले तेजस्वी जनता का मूड भांपने की बात कर रहे हैं। आरजेडी और इंडी गठबंधन का ये कदम विपक्ष की रणनीति को नई दिशा दे सकता है। इसके साथ ही तेजस्वी ये भी दिखाना चाहते हैं कि उनमें केंद्र की मोदी सरकार से लड़ने का जज्बा भी है। बेशक वोट बहिष्कार की बार-बार धमकी देना उनका एक सियासी दांव है, लेकिन ये उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं से कहीं तक फायदा कतई नहीं देने वाला है, क्योंकि एसआईआर के मुद्दे को उठाने के लिए असल में विपक्ष ये भूल बैठा है कि जनता क्या चाहती है। जनता के मुद्दों से विपक्ष भटक गया है और वो सिर्फ एसआईआर चिल्ला रहा है। दूसरे सियासी खेमे से लड़ने के बजाय वो चुनाव आयोग से 2 हाथ करने में लगा है। इसलिए तेजस्वी यादव ने जब 2 वोटर आईडी कार्ड के नंबर पर खुद को घिरते देखा तो पहले तो बिहार के डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा पर भी यही आरोप लगाया। अब तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी और उनके देवर के पास 2 वोटर कार्ड होने के आरोप लगाए। मुजफ्फरपुर की मेयर है निर्मला देवी, इनके एक एपिक आईडी नहीं बल्कि 2 एपिक आईडी है एक ही विधानसभा के। केवल निर्मला देवी के ही नहीं, निर्मला देवी के 2 देवर हैं, उन दोनों देवर के भी 2 एपिक आईडी जो है ये है 257 बूथ नंबर 257 निर्वाचन क्षेत्र मुजफ्फरपुर। तेजस्वी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग लगातार इस मुद्दे पर एक्टिव मोड में है। चुनाव आयोग ने निर्मला देवी को नोटिस जारी किया है और 4 दिन के अंदर जवाब मांगा है। तेजस्वी यादव ने तो उन लोगों का भी जिक्र किया जिन लोगों का नाम एसआईआर में मृत लोगों की लिस्ट में शामिल था, लेकिन उन्हें कल जिंदा अदालत में पेश किया गया। एसआईआर का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और कल तो जिन लोगों की एसआईआर के बाद मृत्यु लिस्ट में नाम था उन लोगों को जिंदा जो है अदालत में पेश भी किया गया। देखिए ये एक गंभीर मामला है, वोट की चोरी लोग कह रहे हैं
चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। अब जब खुलासा होने लगा है तो बीजेपी की बोलती बंद है। लेकिन इस पर चुनाव आयोग का साफ कहना है कि ये कोई फिल्म नहीं चल रही है। अगर ऐसी गलती हुई है तो ऑनलाइन फॉर्म भरकर इसे सुधारा जा सकता है। योगेंद्र यादव और लोगों को अदालत में लाने के बजाय उनके आवेदन डिजिटल रूप से अपलोड कर दिया जाए ताकि आयोग मामले की जांच कर सके, क्योंकि चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या हटाने के लिए 30 अगस्त तक का समय तो दिया ही है। इस पर बीजेपी भी विपक्ष को आड़े हाथों ले रही है। चुनाव आयोग का नोटिस आया, हमने जवाब दिया, ईपिक नंबर भी मेरा खत्म हुआ और मेरे पास सबूत था। आप क्यों नहीं अभी तक जवाब दे पाए? आपने 2 जगह का कहां दुरुपयोग किया। छोटा भाई बड़ा भाई बन कैसे गया, बड़ा भाई छोटा भाई बन गया, ये चमत्कार कैसे? कोई जवाब नहीं। आरोप लगाते हो तो जवाब देने की ताकत रखो। तेजस्वी यादव जी, मेरी सामान्य समझ काम कर रही है, आपका समझ क्यों नहीं काम कर रहा है? SIR का मतलब क्या है? विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण का मतलब है कि डबल ईपिक नंबर है उसमें डिलीट करना है, डबल नाम है उसको डिलीट करना है, मृतक का नाम हटाना, वो भी ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है अभी। जब से SIR की प्रक्रिया बिहार में शुरू हुई है तब से विपक्ष इसे बिना जाने और समझे केवल इसका विरोध कर रहा है। राहुल गांधी ने भी अभी हाल में एक लंबी चौड़ी प्रेजेंटेशन देकर चुनाव आयोग को घेरा था। उसमें कर्नाटक में ऐसे पते बताए थे जिन्हें उन्होंने फर्जी करार दिया था, लेकिन आज उनके दावों की पोल भी वही रहने वाले इन लोगों ने खोल दी, जो ये बता रही है कि वहां 15 सालों से भी ज्यादा समय से रह रहे हैं। ನಾವಿಲ್ಲಿ ಭೋಗನಹಳ್ಳಿ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀರಿ, 15-16 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆ ಮನೆಗೆ ಇದ್ರಿ, ಇವಾಗ ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಈ ಮನೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಮನೆ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರೋದು, ಇದೇ ಊರಲ್ಲೇ ಬದುಕಿರೋದು, ಈ ಸಾಯೋದು ಇಲ್ಲೇ ಬದುಕೋದು ಇಲ್ಲೇ, ಮತದಾರರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮನೆ ನಂಬರ್ 0 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮನೆ ಸಿಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೆ 3-4 ತಿಂಗಳಾಯಿತು। विपक्ष के आरोप तार तार होते जा रहे हैं। विपक्ष ने सबसे पहले आधार को SIR प्रक्रिया में शामिल करने का मुद्दा उठाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के रुख को सही बताया था। देश की शीर्ष अदालत ने साफ कह दिया है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसे सत्यापित करना जरूरी है। लेकिन ये बात विपक्ष को समझ नहीं आ रही है। विपक्ष को ये भी समझ नहीं आ रहा है कि इससे घुसपैठियों की पहचान में आसानी होगी। वो तो बस जनता के मुद्दों को छोड़कर मानो इस चुनाव में चुनाव आयोग से ही लड़ने लगा है। यह दर्शाता है कि विपक्ष के लिए देश नहीं, सत्ता सर्वोपरि। हालांकि जनता समझदार है, वो जानती है कि चुनाव के समय जो नेता उनके हक की यात्रा निकालता है वही नेता जनता के हक की फाइल भी दबा देता है। आज के लिए राष्ट्र सर्वोपरि में मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात इसी समय पर नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH